स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 सितंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों खबर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि कुछ दिनों से आप लोगों के बीच हाजिर नहीं हो पाए थे। मेरे साथ एक मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पिताजी का तबीयत खराब था, उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। कृपया आप लोग मेरे पिताजी के लिए दुआ कीजिएगा कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हो गया हूँ और कोशिश करूंगा कि पहले की तरह आपको इसी तरह की बिहार की अपडेट मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर आज की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे कि आज तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के करारा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी फेल करार दे दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव खुद 9वीं फेल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथी फेल करके हमला बोला है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को लपेटे में लेते हुए उन्होंने कहा कि इंजीनियर मुख्यमंत्री एक चौथी फेल प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। देर शाम सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने पढ़े लिखे हैं नहीं पता, वे चौथी फेल है। उन्होंने स्कूलिंग भी पूरी नहीं की है और फिर हिमालय में चले गए थे। जहां तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर है, बहुत पढ़े लिखे हैं और वे चौथी फेल पीएम के पैर छूते हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जहां पर खुद उनकी शिक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अक्सर अपने भाषणों में तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बता करके उन पर निशाना साधते हैं। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि किसी जमीन पर विवाद है तो फिर भी उस जमीन का सर्वे किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर दो लोगों के बीच जमीन का विवाद है तब भी सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। केस का फैसला आने के बाद या फिर सर्वे अधिकारियों के सुनवाई के बाद नया खतियान बनाया जाएगा। वहीं पर राजस्व विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि इस जमीन सर्वे के क्रम में सरकारी और फिर निजी जमीन सर्वे की मापी करके खतियान बनाया जाएगा और इसमें कोई भी जमीन छोड़ी नहीं जाएगी। यह सरकारी जमीन का खतियान सरकार के नाम पर बनाया जाएगा। वहीं पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जो लोग गांव से बाहर रह रहे हैं वे लोग आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.dlrs.bihar.gb.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे। साथ ही साथ जमीन सर्वे से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस वेबसाइट से प्राप्त होगी। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को नलकूप के लिए 80% अनुदान दे रही है। जी हां, इसका लाभ लेने के लिए राज्य के यानी कि बिहार के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार नलकूप योजना का लाभ वैसे किसानों को दिया जाएगा जो सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित होंगे या फिर चिन्हित जिलों में मखाना की खेती करते रहे होंगे। इनमें मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, खगड़िया जिला शामिल है। आपको बता दूं कि इन जिलों के सामान्य वर्ग के जाति के किसानों को कुल लागत का 50% तथा पिछड़े एवं अति पिछड़ा वर्ग के कुल लागत का 70% अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति को कुल लागत का 80% अनुदान दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। वेबसाइट है www.horticulture.bihar.gb.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। जहां बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अब नया फरमान जारी कर दिया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। जी हां, अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों की रैंकिंग होगी। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह बड़ा फैसला लिया है कि सभी सरकारी स्कूलों की साल में एक बार नहीं बल्कि दो बार रैंकिंग होगी। इन स्कूलों की रैंकिंग से ही टीचर्स की रैंकिंग भी तय की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। इसके आधार पर ही टीचर्स का परफॉर्मेंस भी तय होगा। यह जानकारी के मुताबिक नवंबर और फिर मार्च महीने में रैंकिंग जारी की जाएगी। जय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र में लिखा है कि उनके द्वारा 18 अगस्त को इस वर्ष शिक्षक मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे उत्कृष्ट हो इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की 6 मशहूर चीजों को जीआई टैग मिला है, जहां इससे इन चीजों को देश विदेश में पहचान मिलेगी। इससे बिहार के साथ साथ यहां के व्यापारियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। जहां खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने गया के तिलकुट, वैशाली का चिनिया केला, नालंदा का बावन बुट्टी, भोजपुर का खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही को जीआई टैग दिया गया है। जहां इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और फिर ये चीजें और भी ज्यादा फेमस होगी। जब ये प्रोडक्ट विदेश में जाकर के फेमस होगी और यहाँ के लोगों की कमाई भी होगी। आपको बता दूं कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भागलपुर के कतरनी चूरा, मिथिला का मखाना, शाही लीची और फिर जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग मिलने से बिहार की इन चीजों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मिलेगी, कारोबार बढ़ेगा और उत्पाद की ब्रांडिंग होगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन दाखिल खारिज को लेकर के नया तरीका बदल गया है, जहां इससे बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करना आसान हो जाएगा और फिर लोगों को भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। जहां खबर के अनुसार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन दाखिल खारिज के लिए सुओ मोटो दाखिल खारिज नाम से नया नियम लागू किया है। ये नया नियम है, दाखिल खारिज का नाम है सुओ मोटो दाखिल खारिज। इस नए नियम के तहत जब आप जमीन रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय दाखिल खारिज के लिए भी आवेदन चला जाएगा अपने आप, यानी कि आपको बाद में जमीन रजिस्ट्री के बाद में दाखिल खारिज नहीं करना पड़ेगा, ये आपका काम वहीं पर हो जाए। आपको बता दूं कि नए नियम के तहत अब आपको अलग से कोई भी फॉर्म नहीं भरना होगा। जब आप रजिस्ट्री के लिए आवेदन करेंगे उसी समय ही आपकी जानकारी अंचल कार्यालय को भेज दी जाएगी और फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि दाखिल खारिज का झंझट खत्म हो जाएगा। दरअसल इस नई व्यवस्था से आपको दोबारा सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, घूस नहीं देने पड़ेंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे और इससे समय की भी बचत होगी। जमीन रजिस्ट्री के समय ही दाखिल खारिज का अनुरोध अपने आप अंचल कार्यालय में चला जाएगा और फिर जमीन की दाखिल खारिज हो जाएगी। दोस्तों बिहार की आईटीआई संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के वैसे आईटीआई संस्थान जो केंद्र सरकार की मानदंडों का पालन नहीं करते हैं तथा जो बिना संसाधन वाले हैं, उन सभी आईटीआई की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जहां खबर के अनुसार बिहार में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई की जाँच के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी राज्य के सभी जिला में मौजूद निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की जाँच करेगी और फिर रिपोर्ट बनाएगी। आपको बता दूं कि इस महीने के आखिरी हफ्ते से श्रम संसाधन विभाग द्वारा जिलावार निजी आईटीआई की जांच शुरू होगी। जांच की रिपोर्ट आने के बाद जिन संस्थानों में संसाधनों की कमी पाई गई उनका मान्यता रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। दोस्तों बिहार में चूहे पहले से ही बदनाम है। कभी दारू गटक जाने का आरोप चूहों पर लगता है, तो कभी बांध को कुतरने का, तो कभी हीरे के गहने उड़ाने का भी चूहों पर लगाया गया है। चाहे किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, सीधे चूहों पर ही आरोप लगा दिया गया। इस बार भी बेचारे चूहों पर 14 करोड़ की मशीन को कुतरने का आरोप लगा दिया, जिसके कारण मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। जब 300 से अधिक मरीजों का ऑपरेशन होना था, लेकिन चूहों ने सबको पेंडिंग में डलवा दिया। मामला पटना के पीएमसीएच स्थित आईसीयू से जुड़ा हुआ है, जहां पर हृदय रोग के मरीजों के लिए 2 साल पहले 2 कैथ लैब मशीन 9 मंजिले नए बिल्डिंग में लगाई गई। एक मशीन की कीमत 14 करोड़ रुपए है। मरीजों की सुविधा का ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 करोड़ रुपए मूल्य के 2 कैथ लैब मशीन यहां पर लगाया था, ताकि जांच में कोई भी दिक्कत ना हो। आपको बता दो कि कैथ लैब की मदद से एंजियोग्राफी, स्टेटरिंग, पेसमेकर लगाने, दिल में छेद बंद होने जैसी जटिल ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन पिछले 2 सप्ताह मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि चूहे ने इस कीमती मशीन का तार ही अपने दांत से काट दिया है, यानी कि एक बार फिर से चूहे के मत्थे सारे आरोप मर दिया गया है। जब बताया गया है कि चूहों ने सारा तार काट दिया है, जिसके कारण मशीन काम नहीं कर रहा है। मशीन के काम नहीं करने के कारण करीब 300 मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पाया है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में बकरी पालन करने के लिए 8 लाख रुपए की राशि दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। खबर के अनुसार इस बार बिहार सरकार के द्वारा 20+ बकरी और फिर 1 बकरा, 40+ बकरी और 2 बकरा एवं 100+ बकरी और 5 बकरा के लिए सामान्य वर्ग को 50 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 60% अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दो कि बकरी और 1 बकरा के पालन पर जनरल और फिर ओबीसी के लिए 1
1,21,000 तो SC/ST के लिए 1,45,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जबकि 40 बकरी और फिर 2 बकरा के पालन पर जनरल और OBC के लिए 2,66,000 तो SC/ST के लिए 3,19,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर 100 बकरी और फिर 5 बकरा के योजना में जनरल और OBC के लिए 6,52,000 तो SC/ST के लिए 7,82,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसका लाभ लेने के लिए बिहार पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर के होने वाली नीट परीक्षा को लेकर के काफी बवाल हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इसमें परीक्षा लीक के अलावा मेरिट लिस्ट पर भी सवाल खड़े किए गए थे, जिसके तह में जाने पर पता चला है कि एक सवाल के सही और गलत उत्तर के चक्कर में काफी लोगों के नंबर घट बढ़ गए थे। इस सवाल के सही जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने IIT के विशेषज्ञों की मदद लेकर के मामले को लेकर के सुलझाया था। बाद में इसी सवाल के चक्कर में नीट का नया रिजल्ट भी जारी करना पड़ा था। कमोबेश वही स्थिति बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए भी होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC एग्जाम की परीक्षा को लेकर भी बन रही है। दरअसल यहाँ भी BPSC परीक्षा में पूछे गए सवालों के सही गलत जवाब को लेकर के विवाद की स्थिति बन गई है। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, जिसकी आंसर की जारी की गई है, जिसमें 4 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब को लेकर के विवाद की स्थिति बन गई है। जहाँ अभ्यर्थियों का कहना है कि इन 4 सवालों के जवाब को लेकर के पहले ही आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन आयोग ने NCERT और फिर SCERT के तथ्यों से किनारे करते हुए आंसर की जारी कर दिया। जहाँ अभ्यर्थियों का तर्क है कि उन्होंने इन सवालों के उत्तर पर तय समय सीमा के भीतर ही आपत्ति दर्ज करा दी थी, जिस पर आयोग की तरफ से कोई भी विचार नहीं किया गया। अगर ऐसा ही रहा तो फिर इससे हजारों अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक खेती को हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता था। जब कुछ लोगों का मानना था कि जो लोग खेती करते हैं वे मजबूरी में खेती करते हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, लाचार हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार के से स्मार्ट खेती का चलन देश में भरा है, उससे ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है जो सोचते थे कि खेती से केवल पेट भरा जा सकता है। जब बिहार के कुछ किसानों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ करके तकनीक का इस्तेमाल करके विदेश में मिलने वाले फलों और फिर सब्जियों की खेती की है, जिन्हें पहले देश में सोचना भी मुश्किल था। जब बिहार के किशनगंज जिले की एक ऐसे ही 76 वर्षीय किसान नागराज नखत है, जिन्होंने स्मार्ट खेती करके न केवल अपनी तकदीर बदली है, बल्कि ऐसे कई किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं जो खेती में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। किसान नागराज नखत ने दूरदृष्टि और फिर अद्वितीय सोच के साथ उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की स्मार्ट खेती के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। उनका ये प्रयास केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि इसने सीमांचल की पहचान को भी नई ऊंचाई दी है। स्मार्ट खेती की मिसाल बन चुके इस बुजुर्ग किसान के पास अलग अलग राज्यों से किसान खेती की बारीकियां सीखने के लिए पहुंच रहे हैं। जब विकास के कई पैमाने पर बिहार का पूर्णिया, किशनगंज और फिर सीमांचल का अन्य इलाका देश के कई हिस्सों में पीछे है, लेकिन नकदी फसल के मामले में इस इलाके के किसानों का प्रदर्शन जबरदस्त है। अनानास, केला, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट की फसल ने जिस प्रकार से किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है, वह काबिल तारीफ है। स्मार्ट खेती से सीमांचल को नई पहचान मिली है। दोस्तों, बिहार में नेपाल बॉर्डर पर होटलों में सरेआम जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो खबर सच निकली। मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया शहर में 5 होटलों ने पुलिस की टीम ने छापेमारी करने पहुंची। पुलिस को देख करके होटल मैनेजर और स्टाफ के हाथ पैर फूल गए तो सभी कमरे खंगालने लगे। तलाशी के दौरान कमरे के अंदर का हाल देख करके पुलिस वालों की नजरें शर्म से झुक गई। जब पुलिस ने कमरों में मौजूद लड़के लड़कियों को हिरासत में ले लिया, जब कमरे से कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली। होटल के मैनेजरों, 4 महिलाओं समेत 10 लोगों के गिरफ्तार करके देह व्यापार अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई की गई है। एक पुलिसकर्मी ने नाम ना छापने की शर्त पर रेड से जुड़ी हुई जानकारियां मीडिया कर्मियों से शेयर किया है। DSP रामकृष्ण ने बताया है कि DM रिची पांडे को मुखबिर ने बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर पर खुले होटलों में देह व्यापार का धंधा चलाने की गुप्त सूचना मिली थी। जब DM ने सदर DSP रामकृष्ण को कार्रवाई करने के आदेश दिए। जब नाम ना छापने की शर्त पर एक पुलिसकर्मी ने मीडिया को बताया है कि DSP ने रेड टीम तैयार की और फिर उनके नेतृत्व में बैरनिया थाना क्षेत्र के पटेल चौक स्थित 5 सितारा होटल में रेड मारी की गई। इस दौरान होटल के कमरों में लड़के लड़कियां बिना कपड़ों के आपत्तिजनक हालात में मिले। जब पुलिस ने रेड के दौरान वीडियोग्राफी भी की। जब वहीं पर पुलिस को देखते ही लड़के लड़कियां मुंह छिपा करके कपड़े पहनते हुए नजर आए। जब कुछ बाथरूम में घुस गए तो फिर कोई खिड़की से कूद करके फरार हो गए। जब पुलिसकर्मी कुछ युवाओं को दबोचने में कामयाब रहे।
दोस्तों बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। बिजली कंपनी के प्रशाखा से अंचल तक के अधिकारी और फिर कर्मी हफ्ते में 2 बार यानी मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने दफ्तर में अनिवार्य रूप से अपने उपभोक्ताओं की शिकायत सुनेंगे। बिजली कंपनी ने इस आशय का निर्देश देते हुए कहा कि इसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, या किसी भी स्तर पर इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जयजीत रे का कहना है कि उपभोक्ताओं की ये शिकायत रहती है कि फील्ड डे रहने की वजह से क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं मिलते, जहां इससे उपभोक्ताओं को उनकी समस्या के निराकरण में काफी परेशानी होती है। बिजली कंपनी के स्तर पर यह निर्देश जारी किया गया है कि क्षेत्र भ्रमण पर निकले अधिकारी और फिर कर्मी अपने वापस लौटने के संभावित समय की जानकारी अपने कार्यालय के जूनियर को बता करके जाएं। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी। दोस्तों भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत जैनिया गांव में रातों रात गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों के घरों को तबाह कर दिया है। ऐसे में नदी किनारे रह रहे घर के सभी लोगों ने पलायन करना मुनासिब समझा है। जहां गंगा का विकराल रूप अब तक करीब 4 से 5 घरों को बहा ले गया है, जहां अब भी करीब 10 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो खतरे के निशान पर। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर लोगों की समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं। गांव के लोगों के पलायन का मंजर काफी दुख भरा है, जहाँ घर के साथ साथ लोग अपने सपनों को भी छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर शरण ले रहे हैं। गंगा किनारे रहने वाले 200 से 250 लोग अपना आशियाना छोड़ करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो फिर गाँव के एक सरकारी विद्यालय में अपना गुजारा कर रहे हैं। जहाँ औरतें हो या फिर बच्चे सभी अपनी दुखों की पोल्ट्री लेकर के पलायन करके अपनी जान बचा रहे हैं। कोई दूध मोहे बच्चे को अपने गोद में लेकर के तो कोई कंधे पर बैठा करके घर छोड़ जाने पर मजबूर हैं। या ट्रैक्टरों की मदद से घरों के सामान बाहर निकाले जा रहे हैं। घरों से जितना हो सके उतना सामान लोग अपने साथ ले गए हैं। दरवाजे खिड़की बर्तन लोग घर पर उठा करके बाहर निकल रहे हैं। मुसीबत इस कदर है कि इन घरों में खाना भी नहीं बन पाया है। जो छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग औरतें जो अपने मकान छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, उन्होंने कल से अब तक कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि सारा घर उजड़ चुका है। दोस्तों बिहार सरकार के निर्देश पर बिहार में जमीन सर्वे का काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। लिहाजा जमीन मालिक सरकारी दस्तावेज खंगालने और फिर सहेजने में लगे हैं। इस दौरान अंचल कार्यालय द्वारा बरती गई अनियमितताएं भी उजागर हो रही है। कहीं रजिस्टर्ड 2 और जमीन के रकबा में अंतर तो कहीं खेसरा में अंतर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, दाखिल खारिज और फिर रसीद कटने के बाद जमाबंदी में विक्रेता के नाम से भी अंतर मिल रहे हैं। इस अनियमिततापूर्ण कार्यों को लेकर के जमीन मालिक परेशान है। ऐसे मामलों से कई लोग परेशान हैं। दोस्तों बिहार की राजनीति दशकों से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हालांकि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशांत किशोर के रूप में एक और महत्वपूर्ण नाम तेजी से उभर रहा है। एक सफल चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके प्रशांत किशोर अब सक्रिय रूप से राजनीति के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। उनकी पार्टी जनसुराज के बैनर तले बिहार में बदलाव की नई लहर लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। हाल ही में भोजपुर जिले में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी जनसुराज से जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा उसका चयन एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इस प्रक्रिया की तुलना उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से की है, जहां पर गहन विचार विमर्श के बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। जब प्रशांत किशोर ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा सीट पर पार्टी 5 से 7 उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, जो जनता के बीच जाकर के अपनी योजनाओं का प्रचार करेंगे। इसके बाद जिस उम्मीदवार पर जनता का सबसे ज्यादा समर्थन होगा उसे पार्टी से टिकट दिया जाएगा। दोस्तों बिहार में बांस से किसानों के दिन बहुरेंगे। जी हाँ, इस सुरक्षित फसल को हरा सोना या फिर ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। जब लागत कम मुनाफा ज्यादा होने की वजह से ये खेती किसानों के जीवन में हरियाली ला रही है। इसे बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बिहार की राजनीति में इन दिनों जासूसी को लेकर के सियासी पारा अपने चरम पर है। जब तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर सीआईडी और फिर अन्य खुफिया एजेंसियों का सहारा लेकर के विपक्ष में बैठे लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाया है। नीतीश सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब इस पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि एक नेता जनता के लिए जीता है और फिर उसे जनता के लिए ही जीना चाहिए, तो फिर ऐसे में जासूसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जासूसी तब होती है जब कुछ चीजें छुपा करके रखी गई हो, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी बात छुपा करके नहीं रखी गई है। तो फिर ऐसी स्थिति
स्थिति में जासूसी का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। एक नेता का जीवन पारदर्शी होता है, ऐसी स्थिति में उनके अंदर छुपाने जैसी कोई भी बात नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि मैं कुल मिलाकर के यही कहना चाहूंगा कि किसी भी राजनेता की गतिविधियां जनता से छुपी हुई नहीं होती है और न ही छुपी हुई रहनी चाहिए। यह नेता का पूरा जीवन पारदर्शी होता है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर किया होता तो फिर आज वो इस तरह के बयान नहीं देते होते। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले के बरनार नदी पर बना बेली पुल नीचे की तरफ झुक गया है। भारी बारिश के बाद बरनार नदी में आई बाढ़ के कारण बरनार नदी पर बना बेली पुल आज क्षतिग्रस्त हो गया। जब ये पुल नीचे की तरफ झुक गया है, अब पुल पर खूब कंपन महसूस हो रही है और इसी वजह से सफर करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल पर बैरिकेडिंग करके आवागमन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे पुल से ना जाएं। अब इस पुल पर खतरा है, जब पुल के दोनों किनारे पर पुलिस जवानों को तैनात कर दी गई है। जब वहीं पर पुल की क्षतिग्रस्त होने से प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र के 10 पंचायतों के करीब 1.5 लाख की आबादी का सीधा संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी सही पार्टियों में बयानबाजी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि सीटों को लेकर के भी दावे ठोके जाने लगा है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट होगा, लेकिन जदयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने मीडिया से कह दिया है कि उनकी पार्टी जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। जेडीयू नेता ने कहा है कि दो ही तरफ से लड़ाई है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। जब भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जब से हम एमएलसी बने हैं, दर्जनों जिलों में मेरा अभिनंदन हुआ। हम समझते हैं कि कुछ कारणवश इधर उधर हमारे लोग हो गए थे, जब उसमें दो राय नहीं है। 2025 में जब चुनाव होगा तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। एक तरफ तेजस्वी जी सामने होंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक भी वोट हमारे लोगों का या फिर गरीब का वोट इधर उधर जाने वाला नहीं है। मीडिया ने यह सवाल किया कि 2025 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इस सवाल पर जेडीयू नेता और एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि हम 50-50 यानी कि 50-50 सीटों से ज्यादा पर लड़ेंगे। हम लोग बड़े भाई हैं, नीतीश कुमार को ज्यादा सीट मिलना चाहिए। बिहार में हम लोग मजबूत है या नहीं ये बात नहीं है, हमारी सीटों को बढ़ा दिया जाएगा तो फिर बीजेपी को भी फायदा होगा और फिर गठबंधन को भी फायदा होगा। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है और फिर इसको लेकर के लगातार निर्देश भी दिया जा रहा है। इस क्रम में बिहार सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत खेती की जमीन, बंजर जमीन, मकान, बगीचे का भी सर्वे होगा। ऐसी स्थिति में अगर जमीन का विवाद है तो भी सर्वे कर्मी आवेदन लेंगे और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर आम लोग 3 बार अपील कर सकते हैं। नए निर्देश के तहत सर्वे के दौरान दाखिल खारिज का अपडेट दस्तावेज जरूरी नहीं है। लोगों के पास जो कागजात हैं उसके आधार पर जमीन की जानकारी प्रपत्र 2 में देंगे। सर्वे अधिकारी सरकारी दस्तावेज से प्रपत्र 2 में लोगों की घोषणा का मिलान करेंगे। राजस्व विभाग के अनुसार जमीन सर्वे के क्रम में सरकारी और फिर निजी सभी जमीन की मापी करके खतियान बनाया जाएगा और इसमें कोई भी जमीन छोड़ा नहीं जाएगा। राजस्व विभाग के अनुसार सर्वे के दौरान दाखिल खारिज का अपडेट दस्तावेज जरूरी नहीं है। जब लोगों के पास जो कागजात हैं उसके आधार पर जमीन की जानकारी प्रपत्र 2 में देने होंगे। सर्वे अधिकारियों के सरकारी दस्तावेज के प्रपत्र 2 में लोगों द्वारा की जाने वाली स्वघोषणा का मिलान करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार ने पात्र लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का दावा किया था। इसके लिए घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही थी। जहाँ इस पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम 78,000 रुपए रखी गई थी। अब इस योजना को लेकर के एक नया अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर के आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। आपको बता दूं कि सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत जल्द से जल्द सब्सिडी लोगों तक पहुँचाने पर विचार कर रही है, जिसे लेकर के अब लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र लोगों को 7 दिनों के अंदर सब्सिडी मिल सकती है। जिसने भी योजना में आवेदन किया है वह पात्र पाए जाने पर सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यह योजना को लेकर के अब तक 1,30,00,000 लोगों ने आवेदन कर लिया है। योजना का उद्देश्य है कि लोगों तक 300 यूनिट बिजली मुफ्त पहुँचाई जाए और सोलर पावर को बढ़ावा मिले। इस योजना के तहत आप घर पर सोलर पैनल लगा सकते हैं और बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं और इसे सरकार को बेच भी सकते हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने पशुपालक किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है समग्र गव्य विकास योजना। इसके तहत सरकार गाय खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ देगी। खबर के अनुसार इस योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 75% तक का अनुदान दिया जाएगा, जबकि अन्य श्रेणियों के किसानों के लिए 50% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति को 2 गाय
गाय खरीदने के लिए 1,30,500 रुपए, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति 4 गाय के लिए 2,92,800 रुपए मिलेगा, जबकि सभी वर्गों के लिए 15 गाय खरीदने के लिए 6,13,600 रुपए और फिर 20 गाय के लिए 8,08,800 रुपए मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आखिर आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इसके लिए वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट है www.missdairy.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल, आवेदक की जमीन की रसीद, आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, बिहार का मौसम इन दिनों खुशनुमा बना हुआ है। पिछले 2 दिनों तक बारिश का सिस्टम सूबे में यानी कि बिहार में पूरी तरीके से सक्रिय रहा। हालांकि अब मौसम का मिला जुला असर दिख रहा है और जिन जिलों में बारिश ने दस्तक दी थी वह बुधवार की सुबह हल्की धूप खिल चुकी है। हालांकि कल भी कुछ इलाकों में बारिश की हल्की फुहार ने मौसम का मिजाज बदला जरूर, लेकिन दिन में काफी धूप पड़ी और गर्मी का सामना भी लोगों को करना पड़ा। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। गर्मी भी पड़ सकती है, धूप भी हो सकती है। उत्तर पश्चिमी बिहार के पश्चिम और फिर पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज और फिर उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। अन्य जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों का भी पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी बिहार के जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और फिर दक्षिण मध्य बिहार के जिलों पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। अन्य जिलों का मौसम शुष्क रहेगा और फिर किसी तरीके की चेतावनी अगले 2 दिनों के लिए जारी नहीं की गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म का त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। अब पहले दशहरा और फिर सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। ऐसे में खबर आ रही है कि दशहरा पर किसानों के खाते में 18वीं किस्त भेजी जाएगी। यही नहीं, जिन पात्र किसानों के खाते में 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था, उन्होंने यदि सरकार द्वारा जारी नियमों को फॉलो कर लिया होगा तो फिर उनके खाते में 2 किस्तों के भी पैसे एक साथ भेजे जा सकते हैं। यानी कि ऐसे किसानों के खाते में सीधे 4,000 रुपए भेजने की प्लानिंग सरकार ने की है। आपको बता दूं कि इससे पहले 18 जून को किसानों के खाते में 17वीं किस्त भेजी गई थी। दरअसल जो किसान पात्र होने के बावजूद भी किसी तकनीकी खामी के कारण 14वीं किस्त से वंचित कर दिए गए थे। बताया जा रहा है कि ऐसे किसानों को 18वीं किस्त के दौरान शामिल कर लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो ऐसे किसानों की अलग से लिस्ट तैयार की जा रही है। ऐसे किसानों के खाते में 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से पीएम किसान योजना को लेकर के ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि सरकार ने पीएम किसान योजना स्कीम में पनप रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 3 नियम लागू किए थे, जिन्हें पूरा करना हर लाभार्थी के लिए अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं कराया है, तुरंत करा ले। इसके लिए भूलेख सत्यापन कराना जरूरी है। तीसरी अहम चीज, अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना भी जरूरी है। इसके अलावा अपने द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन को भी चेक कर लें, कहीं कोई भी तथ्य गलत तो नहीं भरा गया है, ताकि आपको योजना का सुचारू रूप से लाभ मिल सके। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट बन चुका है। जलवायु परिवर्तन, ये तो आपको पता होगा, और इसके प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं है। भारत भी इसके संकट में है। इससे लगातार बढ़ता तापमान, मौसम की अनियमितता, बाढ़, सुखाड़ और फिर प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या शामिल है। जब मानसून के शुरू होने से पहले मौसम विज्ञान विभाग ने साल 2024 के लिए पूर्वानुमान जारी किया था कि इस साल 4 महीने सामान्य से अधिक बारिश होगी। हालांकि इस मानसून वर्षा के पैटर्न में कई अनियमितताएं देखी गई है। जहाँ कहीं पर जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है तो फिर कहीं पर जरूरत से कम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अपर्याप्त वर्षा हुई है। जब पिछले 1 दशक से दक्षिण पश्चिमी मानसून की वर्षा ने बिहार और फिर उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अगर बात बिहार की करें तो फिर ये कृषि क्षेत्र के लिहाज से एक अहम राज्य है। इस साल बिहार में अब तक 735 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि औसत से काफी कम है। जब बिहार में आमतौर पर 1200 से 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है हर साल। जब पिछले 1 महीने को देखें तो फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अच्छी बारिश हुई है, जबकि बिहार और झारखंड में 36% से 52% तक कम बारिश दर्ज की गई है। जलवायु वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के चलते चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि की बात कही है।
दोस्तों बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार सरकार की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन सर्वे के माध्यम से सरकार ऐसे जमीन को चिन्हित कर रही है। अब बिहार सरकार की जमीन पर कब्जा करना भारी पड़ने वाला है। जब बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा भारी पड़ेगा, आपको बता दूं कि बिहार में सरकारी भूमि सर्वेक्षण के नए नियम के तहत अवैध कब्जा की पहचान की जाएगी और इसका खाता सरकार के नाम से खोला जाएगा। वहीं पर बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने तथा गलत तरीके से रसीद काटने या फिर जमाबंदी की कार्रवाई मान्य नहीं होगी। आपको बता दूं कि बिहार में गैर मजरूआ खास और अनादाबाद पर्यावरण हरण तालाब आहार पाइन या फिर प्रति जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के नाम जमीन नहीं होगी। आपको बता दूं कि अगर सरकारी या फिर रैयती जमीन को लेकर के कोई भी कानूनी विवाद है तो फिर मामले के निपटारे तक जमीन को विवादित के रूप में चिन्हित किया जाएगा। वहीं पर यदि किसी ने गैर मजरूआ आम भूमि पर किसी सरकारी कर्मचारियों द्वारा अवैध तरीके से लगान रसीद काट लिया गया है या फिर अवैध जमाबंदी खेल कर दिया गया है तो फिर सर्वे में उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। दोस्तों 2016 में नीतीश सरकार ने बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बिहार में अवैध शराब का कारोबार अब भी जारी है। जहाँ वहीं पर जीतन राम मांझी के बयान ने इन खबरों पर मुहर लगा दी है। जीतन राम मांझी के एक बयान से पूरे बिहार में सनसनी मच गई। उनका कहना है कि अगर सफेद पोश लोग रात में शराब पीते हैं तो फिर उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं होता है, जबकि गरीब अगर थोड़ा भी पी ले तो फिर उसे वो पकड़े जाते हैं। पटना में मीडिया से बातचीत करने के दौरान जीतन राम मांझी ने न सिर्फ शराब पर अपनी चुप्पी तोड़ी बल्कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भी जम करके निशाना साधा। जीतन राम मांझी का कहना है कि गरीब लोग शराब पीकर के पकड़े जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हजारों लीटर शराब की तस्करी हो रही है और तस्कर आसानी से छूट रहे हैं। जहां हम सभी सफेद पोश लोग रात में शराब पीते हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि शराबबंदी को सही तरीके से लागू करने के लिए कानून में संशोधन की जरूरत है। जब एक बार फिर से शराबबंदी कानून में संशोधन का मुद्दा उठा है। जब नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की तीसरी समीक्षा कराई है, जो अच्छी बात, लेकिन एक बार फिर से शराबबंदी की समीक्षा की जरूरत है। यानी कि जीतन राम मांझी का साफ साफ कहना है कि शराब तो हम भी पीते हैं, हमें तो कोई नहीं पकड़ता है। जो गरीब है उनको अक्सर पकड़े जाते हैं। हम शराब पीते हैं लेकिन हमें कोई नहीं पकड़ता है, हम जैसे लोगों को कोई नहीं पकड़ता है। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग टीम ने पुष्पा फिल्म के स्टाइल में हजारों लीटर शराब पकड़ी है। यह बिहार में शराब बंद होने के कारण तस्कर अरुणाचल प्रदेश से तेल के टैंकर में शराब छुपा करके ला रहे थे। यह टैंकरों को मुजफ्फरपुर में अनलोड किया जा रहा था। यह सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंच करके छापेमारी की तो फिर तस्कर टैंक छोड़ करके वहां से रफू चक्कर हो गए। यह टीम ने शराब की सैकड़ों कार्टून जब्त कर लिए हैं। आपको बता दूं कि ये पूरी कार्रवाई आबकारी विभाग की टीम ने मुसहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में की है। दरअसल आबकारी विभाग की टीम लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इस दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि शराब कारोबारी गांव के बगीचे में एक तेल टैंकर में शराब की बड़ी खेप उतार रहे हैं। पुलिस ने मौके से तेल टैंकर, कार और फिर 2 पिकअप को जब्त कर लिया है। जब पुलिस टीम के जरिए शराब की खेप मंगाने वाले शराब कारोबारी की पहचान की जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने टैंकरों को जब्त करके शराब की कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए आंकी गई है। दोस्तों लगातार वर्षा से बिहार में गंगा, सोन, पुनपुन और फिर फल्गु समेत पहाड़ी नदियां उफनाने लगी है। जैसे सारण में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। जैसे दियारा क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जब कई बाढ़ का पानी चढ़ गया है। जब बक्सर में गंगा खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर नीचे है। यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक गाँव पानी से घिर गया है। यह चौसा के 2 वार्डों के 50 से अधिक घरों में पानी प्रवेश कर गया है। जब वहीं पर चौसा डेहरी मुख्य मार्ग पानी में डूब जाने से आवागमन ठप हो गया है। भोजपुर जिले में गंगा खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि की जा रही है। दोस्तों आजकल निर्माण सामग्री की दुनिया में सरिया की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये उतार चढ़ाव बाजार की अलग अलग आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं और फिर निर्माण कंपनियों को सतर्क रहने की जरूरत है। जहाँ स्थानीय बाजारों में अलग अलग आकारों के सरिया की कीमतों में अलग अलग भिन्नता देखी जा रही है। उदाहरण के लिए 6 mm सरिया की कीमतों में से 8,600 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है, जबकि 10 mm की कीमतें 5,300 से 8,900 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। ये दरें निर्माण परियोजनाओं के लिए बजट निर्धारण में मददगार साबित होती है। जैसे जैसे सरिया का आकार बड़ा होता है उसकी कीमतों में भी इजाफा होता है। जैसे 16 mm सरिया की कीमतों 8,000 से 8,900 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है, जो इसे अधिक भारी और फिर महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। ये जानकारी उन व्यक्तियों और फिर कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं
कर रही है। जसरिया के अलावा सीमेंट की कीमतें भी निर्माण के क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्न कंपनियों के 50 किलो की सीमेंट बोरियों की कीमतों में भी भिन्नता देखी जा रही है, जो कि बाजार के ट्रेंड को प्रभावित करती है। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमीन सर्वे में जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। इसको लेकर के राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। भी आपको बता दूं कि बिहार भूमि सर्वे जमीन को के लिए बड़ी राहत मिली है। बिहार जमीन सर्वे में अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि प्रपत्र 3 के तहत 100 प्रमाण पत्रित वंशावली ही भूमि सर्वेक्षण के लिए मान्य होगा। जमीन से जुड़ी हुई आवेदन या फिर कागजात के लिए लोगों को जिला भू अभिलेखागार के दफ्तर में घंटों लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। लोग ऑनलाइन जमीन के कागजात निकाल सकते हैं। वहीं पर बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट www.biharbhumi.co.in पर जमीन के सभी कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं पर बिहार जमीन सर्वे में रैयत प्रपत्र 2 तथा प्रपत्र 3 भर करके अनिवार्य रूप से जमा कर दें। दोनों प्रपत्र ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन से भर सकते हैं। इसके लिए कोई भी गतिविधि निर्धारित नहीं है। दोस्तों, बिहार में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 7वें सेमेस्टर के छात्रों के लिए अब 8 सप्ताह की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। इसके लिए सरकार के द्वारा 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। खबर के अनुसार इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं का ये इंटर्नशिप राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में होगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है ताकि इंजीनियरिंग के सभी छात्र छात्राओं को इसके बारे में जानकारी हो सके। आपको बता दूं कि छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान कम से कम 75% उपस्थिति देनी होगी। नई व्यवस्था के तहत अब 7वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप फिजिकल मोड में होगी, जब बिहार में अभी तक तीसरे और फिर 5वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया था।